हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनगट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू ड्रामा जिसका नेम है स्नो ईगल लॉर्ड। इसमें मेन एक्टर जूकाई है। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है, दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा जूइंग एक छोटे से डियर के बच्चे के साथ भाग रहा होता है। तभी डियर पे हमला हो जाता है और जूइंग डियर से कह देता है कि वो वहां से भाग जाए। और फिर जूइंग जो पत्थर उस डियर की तरफ आ रहा था उसको रोकने की कोशिश करने लगता है और फिर वो पत्थर एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर दिखाते हैं तभी वहां पर जूइंग के दो अंकल टोंगसेन और लिंग आ जाते हैं। वो जूइंग को देखने लगता है कि कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है, वो ठीक ठाक है। और वो अपने अंकल से ही कहने लगता है कि आप उस डियर को हर्ट क्यों कर रहे थे। बट फिर उसके अंकल कहते हैं कि बेटा वो डियर मीट तुम्हें ही तो खानी थी, अब वो डियर तो चला गया है, अब हम घर पे क्या लेके जाएंगे। फिर दिखाते हैं जूइंग उस टेरिटरी के राजा का बेटा था। जूइंग की मदर ने उसके फादर के लिए बहुत सुंदर सुंदर बंस बनाए थे और तभी वहाँ पर जूइंग भी आ जाता है। वो अपनी मॉम से बोलने लगता है कि आप सब अच्छी अच्छी चीज़ डैड को ही क्यों दे देते हो। और फिर उसके डैड पूछने लगते हैं कि तुम तो डियर लेने गए थे ना, तुम तो खाली हाथ ही आ गए। तो टोंगसेन कह देता है कि जूइंग बहुत ही ज़्यादा काइंड है, उसको पसंद नहीं आ रहा था कि हम डियर को हर्ट कर रहे हैं। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि हमारा होने वाला राजा बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। और फिर वो अपने बेटे से कह देते हैं कि जब वो उनकी टेरिटरी का सबसे ज़्यादा स्पेशल क्रॉसबो चलाने लगेगा तब उसकी मदर उसको गिफ्ट में अपना स्टोरेज दे देंगी। और जूइंग को हमेशा से वही चाहिए थी, वो अपनी मदर के उस ट्रेजर को लेना चाहता था। बट उसकी मदर ने ही बोल रखा था कि जब तक वो डोगी कल्टीवेट नहीं करेगा तब तक उसको वो ट्रेजर नहीं मिलेगा। फिर दिखाते हैं जूइंग के मॉम डैड, उसका छोटा भाई जूइंग और उसके दोनों अंकल सब बैठ के फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो टोस्ट करते हैं कि 15 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर आए हुए और हम चाहते हैं कि हमारी टेरिटरी हमेशा पीसफुल रहे, यहाँ पर कभी किसी को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और तभी उन्हें पता चलता है कि जूइंग फॉरेस्ट से एक वुल्फ का बच्चा ले आया था। उसके डैड मना कर देते हैं कि इसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसको हमें वापस करके आना है। फिर वो रात को जूइंग को लेके जा रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि डैड अभी तो मैं इसके साथ अच्छे से खेला भी नहीं हूँ, हम इसको थोड़े दिन और रख लेते हैं। बट उसके डैड कह देते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से कोई अलग कर दे तो तुम्हें दुख होगा ना, और इस बच्चे को तुमने इसके पेरेंट्स से अलग कर दिया है तो ये भी दुखी होगा। अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमें काइंड पर्सन बनना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा जो वीक लोगों की हेल्प करे, जो दूसरों के दुख दर्द को समझे। रात को दिखाते हैं जूलिंग एक बुक पढ़ रहा होता है और फिर वो उसकी स्टोरी अपने भाई को सुनाने लगता है कि बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद कोई इंसान ट्रांसेंडेंट हीरो बनता है। जब वो सबसे हाई लेवल का कल्टीवेशन अचीव कर लेता है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है। बट उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है डोगी का कल्टीवेशन। उसके कल्टीवेशन के बाद मॉर्टल नाइट बनते हैं। जब नाइट मिटियोर लेवल पर पहुंच जाता है तो डोगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक स्पेशल फॉर्म में। फिर मॉर्टल नाइट को ह्यूमन, अर्थ, हेवनली लेवल से गुजरना होता है और उसके बाद मिटियोर, सिल्वर, मून लेजेंड से गुजरना होता है और उसके बाद वो लोग स्टार नाइट बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे डोगी भी पावरफुल होती रहती है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और फिर लास्ट में आके वो लोग ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं। ट्रांसेंडेंट हीरोज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो पूरे यूनिवर्स को समझ लेते हैं, उन्हें कभी कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है। और हमारे पूरे एम्पायर में बहुत ही कम लोग हैं जो अभी तक उस लेवल तक पहुँचे हैं। हमारे डैड भी अभी तक बस मिटियोर लेवल पर ही हैं और शायद थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो सिल्वर मून नाइट भी बन जाए। फिर जूलिंग कह देता है कि बड़ा होकर मैं भी ना एक ट्रांसेंडेंट हीरो ही बनूंगा, फिर मैं अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करूंगा, अपने मॉम डैड को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। रात को दिखाते हैं राजा रानी को कुछ फील होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तभी दिखाते हैं एक बहुत बड़ी सी वल्चर पे एक मास्कमैन और उसका सबऑर्डिनेट आ जाते हैं और फिर जूइंग के डैड के साथ उन लोगों की फाइट हो जाती है। उस सबको देख के जूइंग की मॉम भी घबरा गई थी और फिर वो जूइंग के पास जाकर उसको अपना ट्रेजर दे देती हैं कि अब से ये तुम्हारा है और फ्यूचर में भी ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। फिर दिखाते हैं जूइंग की मॉम को लेने के लिए उसका भाई मोइंग चैन आया था और वही ये सारी फाइट कर रहा था, क्योंकि जूइंग की मॉम जिससे शादी करने वाली थी उन्होंने उससे शादी नहीं की थी, बल्कि वो डोंगबो ली से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई थी। इसीलिए मोइंग चैन अपनी बहन को पकड़ने के लिए आया था। तो सबको देख के जूइंग की मॉम टोंगसेन से कह देती है कि वो जूइंग और उसके छोटे भाई को यहाँ से ले जाए। फिर मोइंग चैन अपनी बहन से कहने लगता है कि तुमने हमारी बहुत नाक कटा दी है, बहुत बदनामी कर दी है, अब टाइम आ चुका है कि तुम ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फैमिली के एल्डर्स भी तुम्हें बुला रहे हैं। बट वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि फैमिली ऐसा चाहती है, ये सिर्फ तुम ही चाहते हो। उस सबको देख के जूइंग के डैड कह देते हैं कि आखिरी सांस तक भी मैं लड़ूंगा बट अपनी वाइफ को तुम्हें लेके नहीं जाने दूंगा।
और फिर उन दोनों में फ़ाइट होने लगती है। तभी ज़ोइंग भी ये सब कुछ देख लेता है और फिर वो अपनी पूरी पावर से उस क्रॉसबो को छोड़ देता है। उसमें से बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस पावर निकलती है, बट मोइंग चैन उसको भी रोक लेता है और फिर वो तभी एक थंडर स्ट्राइक करता है जिससे ज़ोइंग बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसे देखकर वो अपनी बहन से कहने लगता है, तो अब पता चला तुम्हारा बेटा भी एंशिएंट ब्लड लाइन से है। और जब वो ज़ोइंग के पास आ रहा था तो ज़ोइंग के डैड उसको रोक लेते हैं और फिर वो ज़ोइंग के डैड को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, उनको मार देता है। उनको ऐसा देखकर ज़ोइंग की मॉम सोचने लगती है कि ये तो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, ऐसे तो ये उनकी पूरी टेरिटरी डिस्ट्रॉय कर देगा, सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। तो वो उससे कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। और फिर वो अपने बेटे से भी कह जाती हैं कि अपना ख्याल रखना, अपने भाई का ख्याल रखना। और फिर वो अपने भाई के साथ चली जाती हैं और ज़ोइंग वहीं पर रोता रह जाता है। फिर दिखाते हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए ज़ोइंग तभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वो बहुत सारे दरवाजे खटखटाता है कि कोई उसकी हेल्प करे, बट उसको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती। फिर वो प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे करते हुए वो ऐसे बड़ा हो जाता है। अब उसने काफ़ी सारी टेक्निक सीख ली थी, बट फिर भी वो अभी तक उतना पावरफुल नहीं हुआ था। उसे यही चिंता थी कि इतने सालों में तो मोइंग चैन और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। बट टोंगसेन और लिंग उसको समझाने लगते हैं कि इतने सालों में तुमने देखो ये स्पीयर टेक्निक, इसमें महारत हासिल कर ली है। बट फिर भी ज़ोइंग को इस बात का अफसोस था कि इतने सालों बाद भी मैं अभी तक मॉर्टल नाइट तक नहीं बना हूँ और मेरा अभी डोगी का कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए वो बहुत सारा खाना खा रहा था और टोंगसेन और लिंग इसी बारे में बात कर रहे थे कि उस बारे में कुछ भी खबर हमें सिर्फ ड्रैगन माउंटेन मेंशन से ही मिल सकती है और वो लोग हमें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो लिंग भी कहने लगता है यही इस दुनिया का हाल है, जिसके पास पावर होती है उसी से बात की जाती है। फिर दिखाते हैं ड्रैगन माउंटेन मेंशन में सीएन बात कर रहा होता है कि आजकल शहरों में डीमंस घूम रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो कहाँ से आए होंगे। क्योंकि कई साल पहले जब डीमंस के साथ फाइट की गई थी तब सिर्फ उसमें डीमन गॉड को सील किया गया था, उनको पूरी तरीके से मारा नहीं गया था। तो कहीं वो सब वापस तो नहीं आ रहे हैं। फिर वो वहाँ की 6 पावरफुल फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं कि कहीं उनमें से कोई डीमंस का साथ तो नहीं दे रहा है। फिर दिखाते हैं ज़ोइंग ने प्रैक्टिस करते करते अपने सारे स्पीयर खत्म कर दिए थे, सब तोड़ डाले थे, तो इसीलिए वो एक नया स्पीयर ढूंढने के लिए शहर में जाता है। वहाँ पर सारे स्पीयर्स बहुत ज़्यादा महंगे थे। तभी ज़ोइंग को एक स्पीयर दिख जाता है और उसमें से उसको लाइट फ्लैश होती हुई भी दिखती है। वो उसी को ले लेता है। दुकानदार कहने भी लगता है कि ये तो वैसे बेकार ही है, मैं तो इसको फेंकने वाला था, अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो कोई भी प्राइस दे दो, वो भी चल जाएगा। अंकल लिंग भी बोल रहे होते हैं कि हमारे पास वैसे पैसे हैं, कोई अच्छा भी ले सकते हो तुम, बट ज़ोइंग कह देता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। और फिर वो उसी से प्रैक्टिस करने लगता है और वो उसका नाम रख देता है फ्लाइंग स्नो स्पीयर। टोंगसेन भी कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कचरा उठा लाए, कल ही वापस जाना और इसको चेंज कर लाना। फिर दिखाते हैं ज़ोइंग का छोटा भाई किंगशी भी अपनी पावर्स पे काम कर रहा था और वो पानी वगैरह को बर्फ में चेंज भी करने लगा था और वो अपने भाई को यही खुशखबरी बता रहा था। बट ज़ोइंग सोचने लगता है कि मॉम को बचाना आसान नहीं होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा और उस सबको मैं ही हैंडल करूँगा और किंगशी को भी मैं ही प्रोटेक्ट करूँगा। फिर उसका भाई बताने लगता है कि आजकल डीमंस बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो ज़ोइंग उससे बोल देता है कि रात को बाहर मत जाना। और तभी उनको पता चलता है कि उनकी टेरिटरी पे भी उन्हीं सब डीमंस ने हमला कर दिया है। फिर ज़ोइंग उन सब से फाइट करने के लिए निकल जाता है। फिर वो उन सब डीमन से फाइट करने लगता है और एक डीमन के पेट में भी अपना स्पीयर घुस देता है, उससे वो डीमन मर जाता है और तभी उस स्पीयर का कलर भी चेंज हो जाता है। उसको देख के ज़ोइंग खुश हो जाता है कि मुझे पक्का पता था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा ही है। और फिर वो अपने अंकल से बोल देता है कि आप सब यहीं रुको, मैं उन सब डीमंस के पीछे जाता हूँ। और फिर जैसे वो उन डीमंस को ढूंढ ही रहा था वो सब उसको घेर लेते हैं। ज़ोइंग उनके साथ फाइट करने लगता है, बट तभी वो घिर जाता है और वो जैसे ही उस पर अटैक करने वाले थे तभी वहाँ पर क्यूबाई आ जाता है। उसको देख के ज़ोइंग सोचने लगता है कि ये ज़रूर कोई ना कोई ट्रांसेंडेंट नाइट होगा, क्योंकि ये स्पेस का यूज़ इतने इजीली कर रहा है। और फिर क्यूबाई उन सब डीमंस को मार के ज़ोइंग को भी उठने में हेल्प करता है। और फिर जब ज़ोइंग को उसका नाम पता चलता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। वो कहने लगता है कि आप नाइट चैनफेंग हो ना। फिर क्यूबाई उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई डोगी भी नहीं है, फिर तुम इन डीमंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों आए थे। पर ज़ोइंग कह देता है कि उन्होंने मेरी टेरिटरी पे हमला किया था, तो इसीलिए मैं सब कुछ जानना चाह रहा था। तो क्यूबाई उससे कह देता है कि मैंने अपनी थोड़ी सी डोगी तुम्हारे में ट्रांसफ़र कर दी है, शायद इससे तुम्हारी अपनी डोगी भी जाग जाए। और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर दिखाते हैं क्यूबाई वहाँ की टॉप फैमिलीज़ के साथ डिस्कस करते हैं कि इन डीमंस का क्या करना चाहिए। तो वो लोग एक नोटिस जारी कर देते हैं, जो भी इन डीमंस के बारे में पता लगाएगा उसको रिवॉर्ड में एक ब्लैक आयरन ऑर्डर दिया जाएगा। और ये खबर जब ज़ोइंग को मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अगर मुझे ये ब्लैक आयरन ऑर्डर मिल गया तो इसकी हेल्प से मैं अपनी मॉम को इजीली ढूंढ पाऊँगा।
पर टोंगसेन भी जाने के लिए मना कर देता है और किंगशी भी मना कर देता है कि वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और पता नहीं कहीं कुछ हो गया तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया है, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता हूँ। पर ज़ोइंग कहता है कि हमें सबका पता तो लगाना ही है, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट भी करना है और फिर इससे अगर हमें वो ब्लैक आयरन ऑर्डर मिल जाता है तो और भी अच्छा है। तो लिंक कह देता है कि मैं ज़ोइंग के साथ जाऊंगा। फिर दिखाते हैं एक गुफा में डीमन क्लैन का हाई प्रीस्ट बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब टाइम आ चुका है कि इस एम्पायर को कोई और संभाले। फिर दिखाते हैं ज़ोइंग और अंकल लिंग फॉरेस्ट में होते हैं, तभी उनको डीमंस दिख जाते हैं और उनको पता चलता है कि ये अपने हिसाब से तो कुछ नहीं करते हैं बल्कि इनको चलाने वाला कोई और होता है। तभी उनको एक फ्लूट प्लेयर दिख जाता है जिसके इशारे पे वो सब काम कर रहे थे और उस फ्लूट प्लेयर ने भी उनको देख लिया था, तो सारे डीमंस उन दोनों पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। फिर ज़ोइंग और अंकल लिंग उन सबसे फाइट करने लगते हैं, उन सबको हरा देते हैं। तभी वहाँ पर बिन आ जाता है जो कि डीमन क्लैन का साथ दे रहा था और वो अपने गुंडों को भी ले आया था और फिर ज़ोइंग उन सबसे भी फाइट करने लगता है। पर तभी उस पर एक अटैक हो जाता है, तो जैसे ही उठ के दोबारा फाइट करने वाला ही था कि तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है और वो उन सबसे फाइट करने लगती है और उसको देख के ज़ोइंग सोचने लगता है कि पक्का ये मीटियोर लेवल पे तो होगी ही। और वो लड़की अपनी पावर से उन सबको बहुत इजीली हरा देती है और वहाँ से ज़ोइंग को भी बचा लेती है और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। सो अभी मैंने इसका डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया हो तो बता देना कि मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।